हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको एचबीएससी क्लास 12th अकाउंटेंसी के कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि पेपर में ज़्यादातर आ सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिक थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर में आते हैं, ये ज़्यादा नहीं आते। जैसे कि आप ये मत सोचना कि 5 नंबर में आते हैं या ज़्यादा नंबर में आते हैं, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। और बेसिकली अगर ये भी पता हो जाते हैं ना बच्चे को, तो बच्चा 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है व्हाट इज मीन्ड बाय द बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर, तो डिबेंचर्स के बारे में आप जानते होंगे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर एक तरह से होता है लोन फ्रॉम पब्लिक। लोन फ्रॉम पब्लिक, अगर कोई भी कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो वो बैंक लोन होता है। अगर वो लोन लेती है पब्लिक से तो उसको कहते हैं डिबेंचर। बात समझ आ रही है। एक तरह से जो डिबेंचर्स होते हैं वो लोन होता है, पब्लिक के द्वारा लिया गया क्या होता है, लोन होता है। लोन मतलब लायबिलिटीज। ठीक है, लोन मतलब लायबिलिटीज। देखो शेयर्स में और डिबेंचर्स में क्या फ़र्क है। शेयर्स जो है कैपिटल बन जाती है, वो मालिक बन जाते हैं। बट डिबेंचर्स वाले जो लोग होते हैं, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, वो मालिक नहीं बनते। वो कौन होते हैं आपके लिए, आउटसाइडर की तरह होते हैं, क्रेडिटर की तरह माने जाते हैं। ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द बियरर डिबेंचर। देखो डिबेंचर वैसे 8 प्रकार के होते हैं, बट उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है बियरर डिबेंचर क्या होता है। देखो बियरर का मतलब होता है, बियरर का मतलब जिसके हाथ में वो डिबेंचर होगा उसको कहते हैं बियरर डिबेंचर। मतलब जैसे कि आपने कोई नोट देखा होगा ना, जैसे कि 10 रुपये का, 20 रुपये का, 100 रुपये का जो नोट होता है, तो उस पर लिखा होता है बियरर। ठीक है ना। मतलब उसमें वो शपथ दिलवाता है कि वो बियरर को अदा करता है इस नोट को। ठीक है ना। तो बियरर का मतलब हो गया जिसके हाथ में वो नोट है वो ही उसका मालिक है। ठीक है ना। तो ऐसे ही बियरर डिबेंचर का भी मतलब क्या हो गया कि जिसके हाथ में वो डिबेंचर है ना, वही उसका मालिक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। यानी कि अगर कल को कोई कंपनी है, जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल दे रखा है, ये कंपनी है, मान के चलो ये हमारे पास कंपनी है। कंपनी ने इससे लोन लिया है, इस व्यक्ति से लोन लिया है, तो ये हमारा अभी डिबेंचर होल्डर है। ये हमारा डिबेंचर होल्डर है। अब डिबेंचर होल्डर है ये राम। बट हुआ क्या कि राम ने अपना जो चेक, अपना जो डिबेंचर है वो किसके पास दे दिया, श्याम के पास दे दिया। श्याम को दे दिया ये डिबेंचर। ये मान के चलो इसके पास डिबेंचर है। ठीक है ना, डिबेंचर इसके पास है। तो कंपनी किसको पैसे वापस देगी, कंपनी पैसे वापस देगी श्याम को। कंपनी किसको पैसे वापस देगी, श्याम को पैसे वापस देगी। क्योंकि बियरर डिबेंचर का मतलब होता है वो डिबेंचर जिसके पास डिबेंचर है वही उसका क्या होगा, मालिक होगा। है ना। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अब बियरर डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑनरशिप इज डिटरमाइंड बाय हु फिजिकली पजेस द सर्टिफिकेट। पजेस का मतलब क्या है, अधिकार या हक। ठीक है ना। हु फिजिकली पजेस, फिजिकली का मतलब क्या है, मतलब डॉक्यूमेंट जिसके पास होंगे, डॉक्यूमेंट जिसके पास होंगे, सर्टिफिकेट जिसके पास होगा, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऑनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑनर कहलाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति के पास उस डेट इंस्ट्रूमेंट के सर्टिफिकेट होंगे वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, ऑनर कहलाएगा। बात समझ आ रही है। तो बियरर डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, वो डिबेंचर जो डिबेंचर जिसके पास होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, मालिक कहलाएगा। बात समझ आ रही है। तो बियरर डिबेंचर का मतलब क्या आता है, जिसके पास डिबेंचर होंगे वही मालिक होगा, जिसका नाम होगा उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब कंपनी बियरर डिबेंचर इशू करती है ना, तो अपने पास कोई भी रजिस्टर नहीं बनाती, कोई भी रजिस्टर नहीं बनाती, और उस रजिस्टर में कोई नाम नहीं लिखा जाता कि कौन व्यक्ति उस डिबेंचर को लेके जा रहा है। बात समझ आ रही है। तो बियरर डिबेंचर का मतलब क्या हो गया, जिस व्यक्ति के पास वो डिबेंचर है वही उसका क्या है, मालिक है। अगर ये श्याम जो है कल को किसी और को भी दे देगा ना डिबेंचर, तो कंपनी ये भी नहीं पूछेगी कि आपने उससे पैसे कैसे, मतलब डिबेंचर कैसे लिया, उससे कोई मतलब नहीं होगा। बस कंपनी उस व्यक्ति को पैसे देगी जिस व्यक्ति के पास डिबेंचर होगा। बात समझ आ रही है। तो ये हो गया आपका बियरर डिबेंचर की डेफिनेशन। अगली देखते हैं। अगला है मेंशन एनी टू प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। देखो
क्वेश्चन कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पार्टनरशिप डीड और एक होती है पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है। मतलब दो व्यक्ति हैं मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, तो उसको तो कह देंगे हम पार्टनरशिप डीड। बट उन दोनों ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, ओरली बात चली है कि भाई तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, हम दोनों बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बनाया ताकि एक दूसरे को मतलब बेकार ना लगे, उसकी वजह से उन्होंने ओरल ही बस बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो ओरली अगर कोई मतलब सिचुएशन आ जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो किस चीज़ को देखकर अपना निर्णय करेंगे, तो उसमें आता है पार्टनरशिप एक्ट। मतलब पार्टनरशिप एक्ट वहाँ लगता है जहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट वहाँ लगता है जहाँ पर आप रिटन डॉक्यूमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते। बात समझ रही है? यानी कि ओरली चलता है आपका, ठीक है, ओरली चलता है जहाँ पर वहाँ पर आप पार्टनरशिप एक्ट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि टू प्रोविज़न बताओ पार्टनरशिप एक्ट के जब अब्सेंस हो पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, यानी कि ओरल काम चला है, यहाँ पर ओरल एग्रीमेंट चला है, ठीक है ना, ओरल एग्रीमेंट चला है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, तो प्रोविज़न बताओ कि पार्टनरशिप एक्ट क्या क्या कहता है। देखो बहुत सारी चीज़ें कहता है, वैसे तो यहाँ पर हमने दो बताई हैं, जैसे क्वेश्चन में तो दो ही पूछा गया है, बट हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा बताई है। पहली चीज़ है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है। अगर आपस में कोई डीड नहीं बनाई, कोई एग्रीमेंट नहीं करा, तो कल को अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा? इक्वल प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। बोला इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट स्पेसिफाई हाउ प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर, द लॉ डिक्टेट that they must be divided equally among all partners regardless of their capital contribution of time or they dedicate to the business। यानी कि कह रहा है कि उससे कोई मतलब नहीं होगा कि उन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है या वो कितना टाइम दे रहे हैं। बात समझ रही है? कल को ऐसा हो कोई व्यक्ति कहे कि मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, मुझे ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मिलना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ओरल एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि सबको बराबर मिलेगा, चाहे वो ज़्यादा टाइम दे रहा है या कम टाइम दे रहा है। बात समझ रही है? अगला क्या कह रहा है? नो सैलरी और रेम्यूनरेशन। नो सैलरी और रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब भी सैलरी ही होता है, ठीक है ना, बट ये एक अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे कि रेम्यूनरेशन को ना सैलरी ना कहकर, जैसे देखो मान के चलो पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स तो मालिक होते हैं। अब मालिक को हम सैलरी वर्ड यूज़ थोड़ी करेंगे कि मालिक बोलेगा कि आज मेरे को सैलरी दे दो भाई, ऐसा थोड़ी होगा। मालिक के लिए जो एक रिस्पेक्टिव वर्ड यूज़ किया जाता है तो उसको कहते हैं रेम्यूनरेशन, ठीक है ना। तो रेम्यूनरेशन एक तरह से सैलरी ही होती है, मगर वो सैलरी तरीके से नहीं दी जाती है ना, वेतन के तरीके से नहीं दी जाती, वो एक रिस्पेक्टिव तरीके से दी जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कोई डॉक्टर है, वो किसी मतलब कोई एक जगह है जहाँ पर किसी मंदिर में वो एक दिन लोगों की सेवा करने के लिए आता है, ठीक है ना, और लोगों की सेवा करता है और फ्री में मुफ्त में इलाज करता है। तो वहाँ पर जो टेंपल के लोग हैं उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि वो मतलब उसका नुकसान भी ना हो, तो उस चीज़ को हम रेम्यूनरेशन वर्ड यूज़ करेंगे, उसको सैलरी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। एज अ रिस्पेक्टिव तरीके से हम उसको पैसे दे रहे हैं तो उसको वर्ड यूज़ किया जाता है रेम्यूनरेशन। देखो रेम्यूनरेशन का मतलब भी क्या हो गया? सैलरी हो गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप बिजनेस में विदाउट एग्रीमेंट यानी कि ओरल एग्रीमेंट के साथ काम कर रहे हो, तो प्रोविज़न जो होता है पार्टनरशिप एक्ट का वो ये कहता है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी, नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, अनलेस unless agreed otherwise, partners are not entitled to receive a salary or any other form of remuneration for their service rendered to the partnership firm। मतलब उनको कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, चाहे वो कोई भी सर्विस दे दें, उससे कोई मतलब नहीं होगा। बात समझ आ रही है? अगला देखिए, अगली चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको नहीं दिया जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये क्वेश्चन को याद करने का कि जो भी मतलब जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे कि आप बस इतना याद रख लो कि पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होता है और लोन जो होता है 6% का चलता है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं कुछ नहीं दी जाती,
तो हर चीज़ पे आप नो नो करते हुए क्वेश्चन को कितना भी बड़ा बना सकते हो, 6 नंबर का, 10 नंबर का, जितना भी मर्जी हो, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता। द एक्ट इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, मीनिंग दैट नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल अनलेस एग्रीड अपॉन बाय द पार्टनर। मतलब कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं किया जाता। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लग रहा तो ड्राइंग पे क्यों लगेगा, ठीक, सिंपल बात है ना। द एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग अनलेस एग्रीड अपॉन इन द डीड, ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, बात समझ रही है। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, ये कौन सा लोन होता है, ये वो लोन होता है जो फर्म पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया। देखो कभी कभार क्या होता है कि फर्म को ना पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसों की ज़रूरत होती है, फर्म जाती है बैंक में। अब बैंक वाले कहते हैं कि भाई ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, ये फॉर्म भरो, यहाँ से साइन करवा के लाओ, वहाँ से साइन करवा के लाओ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। बट मान के चलो किसी एक पार्टनर कहे, कोई एक पार्टनर कहे कि भाई आप बैंक पूरे कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए का लोन और मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप ऐसा करो विदाउट डॉक्यूमेंट ज़्यादा तामझाम ना करते हुए मेरे से 10 लाख रुपए का लोन ले लो, ठीक है ना, मेरे से पैसे ले लो, बाद में दे देना, ठीक है। अब उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ कि भाई जो ब्याज है वो कितना लगना चाहिए। तो पार्टनरशिप एक्ट ये कह के चलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई पार्टनर कंपनी को लोन दे देता है, फर्म को लोन दे देता है, तो उस केस में उस व्यक्ति को आपको 6% का ब्याज देना पड़ेगा पर एनम का। अगर वो नहीं मानता, मतलब मांगता नहीं है, तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर उसने मांगना शुरू कर दिया कि भाई मेरे को तो ब्याज चाहिए, तो आप कितना मैक्सिमम ब्याज दे सकते हो, मिनिमम ब्याज कितना दे सकते हो, मिनिमम ब्याज कितना दे सकते हो, 6% तक का। मैक्सिमम की आपकी मर्जी है, जितना भी देना चाहो दे दो, बट मिनिमम 6% आपको देना ही पड़ेगा। मतलब पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 6% पर एनम ऑन एनी लोन और एडवांसेस मेड टू द फर्म इफ दे म्यूचुअली एग्रीड, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बीच का डिफरेंस बताइए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये और पेपर में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कैपिटल के बेस पर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला मीनिंग देखो, फिक्स हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के बीच में, ठीक है। तो फिक्स और फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, इसके अंदर दो अकाउंट बनाए जाते हैं। पहले तो ये ध्यान रखो, पहला है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो परमानेंट चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें जाएगा, कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हो तो उसमें जाएगा। बट अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जैसे सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा करेंट अकाउंट में। बस समझ आ रही है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो चीज़ें आती हैं। पहला देखो, लिख रखा है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज कंसिडर फिक्स एंड ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल आर डन थ्रू सेपरेट अकाउंट नोन एज करेंट अकाउंट। मतलब ये कह रहा है कि इसकी कैपिटल को तो फिक्स माना जाता है, अगर 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में तो एंड में भी 5 लाख ही रहेगी। बट जो भी अलग एडजस्टमेंट होती हैं, अदर रिलेटेड एडजस्टमेंट होती हैं, वो कहाँ पर आती हैं, वो आती हैं करेंट अकाउंट में। बस समझ रही। तो ध्यान रखना, फिक्स कैपिटल के अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल और एक करेंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट बनाया जाता है सिर्फ, जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट। मतलब कैपिटल जो है वो बढ़ती रहती है, घटती रहती है ना, फ्लक्चुएट होती रहती है। एंड नो सेपरेट अकाउंट इज मेड फॉर ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। मतलब कोई अलग अकाउंट नहीं बनाया जाता, सारा का सारा अकाउंट हम कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब इसके अंदर अगर कैपिटल बढ़ रही है तब भी कैपिटल में जाएगी, सैलरी जा रही है तो भी कैपिटल में जाएगी, मतलब कुछ भी होगा वो कैपिटल में ही जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि हमने देख लिया, नंबर ऑफ अकाउंट्स इसके अंदर दो होते हैं, इसके अंदर एक ही होता है। 2 अकाउंट्स होते हैं, पहला होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करेंट अकाउंट। बात समझ रही। ये जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है इसको हम कैपिटल अकाउंट भी
कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक ही होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इट कंसिस्ट ओनली वन अकाउंट नोन एज कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर एक ही अकाउंट होता है, इसके अंदर दो अकाउंट होते हैं। इसके अंदर आगे इसमें क्या रहा है, प्रेजेंटेशन ऑफ इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस प्रकार से देखा जाता है, बैलेंस शीट में इन दोनों का जो बैलेंस होता है अलग अलग दिखाया जाता है। मतलब फिक्स कैपिटल का बैलेंस अलग दिखाया जाता है और करंट का बैलेंस अलग दिखाया जाता है, दोनों का अलग अलग दिखाया जाता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट बोथ आर शोन इन द बैलेंस शीट। दोनों को अलग अलग शो किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी सीधा एक ही बार में बैलेंस शीट में देखा जाता है, क्योंकि इसमें तो एक ही अकाउंट होता है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट में उसको शो किया जाता है। ठीक है, अगला एडजस्टमेंट। ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल आर डन थ्रू द पार्टनर्स करेंट अकाउंट एक्सेप्ट द परमानेंट विड्रॉ ऑफ कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल। क्या कह दिया, परमानेंट विड्रॉ। देखो यहाँ पर समझो, एक तो परमानेंट विड्रॉ कह दिया और एडिशनल कैपिटल कह दिया। यानी कि अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई और परमानेंट विड्रॉ करा, तब तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, मतलब सॉरी कहाँ पर नहीं लिखना, करेंट अकाउंट में नहीं लिखना। करेंट अकाउंट में नहीं लिखना, वो कहाँ पर लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में। मतलब आपने परमानेंट विड्रॉ कर ली, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल लगा दी, तो उसको आप कैपिटल अकाउंट में शो करोगे, बाकी सभी चीज़ों को आप करेंट अकाउंट में शो करोगे, इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ऑल दी एडजस्टमेंट आर डन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इटसेल्फ। सारी की सारी एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र की जाती है यहाँ पर। बात समझ रही है? तो इस तरीके से ये चार तरीके के आपके डिफरेंस मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। देखो कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है ये समझ लो आप पहले नॉर्मली तरीके से। कॉल्स इन एरियर एडवांस का मतलब क्या है? एडवांस, हम जब शेयर्स को परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो हमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ये सब देनी पड़ती है। बट कभी कभार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास मान के चलिए ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, है ना, ज़्यादा पैसे हैं उसके पास और उसके पास अभी यहाँ पर रुकने का टाइम नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे यानी कि एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे दे सकता है। हालांकि ऐसा क्या होता है, हम एप्लीकेशन के पैसे अलग मंगाते हैं, अलॉटमेंट के अलग मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल के अलग और फाइनल कॉल के अलग मंगाते हैं, ठीक है। बट कोई व्यक्ति अगर एक साथ ही पैसे दे दे कि भाई एक साथ ही रख लो, मेरे से बार बार पैसे मत मांगना, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को पैसे मिल गए एक्स्ट्रा, तो कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होगी? लायबिलिटीज़ होगी। क्या होगी? लायबिलिटीज़ होगी, क्योंकि ये कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं। कंपनी ने अभी शेयर्स नहीं दिए बट कंपनी के पास पैसे आ गए हैं, तो कंपनी के लिए क्या बन गई? लायबिलिटीज़। अब देखो इस लायबिलिटीज़ पे कंपनी को ब्याज देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। कंपनी मतलब इस कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने ना कि एडवांस पैसा पहले ले लिया तो कंपनी क्या करेगी? उस पर ब्याज देगी। तो ब्याज कितना परसेंट देगी? ब्याज यहाँ पर जो चलता है वो चलता है 12% का। कितना क्या चलता है? 12% पर एनम का ब्याज चलता है, ठीक है। तो यही बात कही है इसमें भी, एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी। एक्सेस का मतलब ज़्यादा मनी रिसीव हो रहा है कंपनी के द्वारा, विच हैज़ बीन कॉल्ड अप इज नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। विच हैज़ बीन कॉल्ड अप इज नॉन एज कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा कंपनी को ज़्यादा मिल रहा है उसको कहते हैं हम कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और ये ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल। आर्टिकल मतलब AOA पढ़ते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें लिखा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है कि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में कहाँ लिखा होता है, तो AOA में लिखा होता है। कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये टेबल F में लिखा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि टेबल F क्या होता है, टेबल F में लिखा होता है कि नहीं होता? हाँ, टेबल F में लिखा होता है। बोला अ कंपनी में पे इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस एट रेट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम के हिसाब से इसमें ब्याज लगता है। और नो डिविडेंड इज पेबल ऑन दिस अमाउंट। इस पर कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। आपने अपनी मर्जी से पैसे एक्स्ट्रा दिए, कंपनी ने नहीं मांगे अभी तक, है ना, तो कंपनी ने नहीं मांगे तो कंपनी उसका डिविडेंड क्यों दे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पर डिविडेंड भी नहीं मिलता। एक एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से फंस सकता है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर सिंपल सी बात है कि कंपनी ने डिमांड करी, कंपनी ने कहा कि अलॉटमेंट के पैसे आपके बन चुके हैं 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए दीजिए। बट उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए अभी तक नहीं दिए। मान के चलो उसने दिए 70,000, 30,000 रुपये अभी बकाया है,
तो जो 30,000 बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, वो कंपनी के लिए क्या हो जाएगी? कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। जो कॉल्स इन एरियर है कंपनी के लिए क्या होगा? एक तरह से एसेट्स बनती है, क्योंकि कंपनी को मिला नहीं है पैसा बट वो ड्यू हो चुका है, ठीक है ना। तो इसे डेबिट करते हैं, ध्यान रखना, इसको डेबिट करते हैं और इसको क्रेडिट करते हैं। कॉल्स इन एडवांस को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया जाता है और कॉल्स इन एरियर को जनरल एंट्री में डेबिट किया जाता है, क्योंकि वो एसेट्स बन जाती है आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज़ एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये एक बकाया बैलेंस है विच रिमेन अनपेड, जो कि अभी पे नहीं हुआ, बाय द इन्वेस्टर टू द कंपनी। द शेयर होल्डर डू नॉट मीट दिस पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन टाइम। मतलब इस पेमेंट की जो ऑब्लिगेशन है ऑन टाइम वो पूरी नहीं कर पाए। दी अनपेड अमाउंट इज टर्म एज कॉल्स इन एरियर, और जो ये अनपेड अमाउंट है, जो अभी बकाया पैसा है, उसी पैसे को क्या कहते हैं हम? कॉल्स इन एरियर कहते हैं। और इस पर भी ब्याज लगेगा, सिंपल सी बात है, कितना? 10% पर एनम। जब वो कंपनी एडवांस पे ब्याज दे रही है तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे भी तो ब्याज लेगी, है ना। अब पैसे आपसे लेगी, यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं और यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, यानी कि ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी के लिए क्या है? ये कंपनी के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए इनकम हो जाएगी, क्योंकि एसेट से इनकम बनेगी और लायबिलिटीज से एक्सपेंस बनेंगे। बात समझ आ रही? तो ये कुछ थ्योरी थी जो पेपर में आने लायक थी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते और भी थ्योरी ले आऊँगा। 15 तारीख तक मैं एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दूंगा और छोटी छोटी वीडियो बना के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, गारंटेड है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है।